नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो है, संभव है जिसकी चर्चा आपने आज से पहले नहीं सुनी हो, इसलिए थोड़े अधिक ध्यान की मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आज का वीडियो भारतीय पत्रकारिता के साथ भारतीय कविता पर भी है, हिंदी कविता पर है। क्या आपको कोई कविता याद आती है बीते वर्षों में, जो सीधे सीधे आंख मिलाकर सत्ता से बात करती हो? क्या भारतीय कविता तानाशाही की चेतावनी और डर से बिखर गई है? कवियों का साहस मूर्छित हो गया है? तो आज का एपिसोड एक ऐसी यात्रा पर ले जाने का एपिसोड है जो यह बताता है कि भारतीय कविता और कवि इस वक्त कहाँ हैं और कौन है भारत का सर्वश्रेष्ठ कवि। आइए आज की बातचीत हम शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे अपनी भावनाओं को संभाल कर रखिएगा। यह वीडियो एक ऐसे वक्त में आ रहा है जहां भाषा से अधिक साहस महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो भारतीय पत्रकारिता की रीढ़ रवीश कुमार पर आधारित है। आप दशकों से सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रवीश कुमार अपने नमस्कार से आपको लगातार जगाने की चेष्टा करने वाले एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने सांप्रदायिकता और नफरत को हमेशा सबसे पहले आपके सामने रखने का काम किया, एकदम साफ साफ काम किया। काश भारत ने अपने सबसे प्रखर कवि की चेतावनी को समय से भांप लिया होता। हमारा आज का वीडियो एक ऐसे कवि पर केंद्रित है जो भारत में पत्रकारिता की रीढ़ है। सरकार के डर से हिंदी कविता बीते 11 बरस में 9-2-11 हो चुकी है। रवीश कुमार भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े कवि हैं। हिंदी कविता साहस की कमी से सेंट्रल विस्टा के उपवन में ऊर्जा हासिल कर रही है। नागपुर से उसके लिए दुशाला मंगाई गई है। आगे बढ़ने से पहले वैधानिक चेतावनी सुनते चलिए। मैं कवि नहीं हूं, मैं कविता करना नहीं जानता। हाँ, कविता को जानता हूं। उसका हाथ पकड़कर रवीश कुमार की कविता तक पहुंचा हूं। आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील स्तंभों में से एक कवि त्रिलोचन शास्त्री से एक बार सागर में हिंदी कविता के बड़े जलसे में पूछा गया था, कविता का काम क्या है? कविता सवाल करती है। कविता अक्सर सवाल करती है। कविता वह जो सवाल करे, त्रिलोचन ने साफ साफ कहा था। आज जबकि हमारे बीच त्रिलोचन नहीं है, कविता भी नहीं है। कवि होते हुए भी कविता कवि विहीन है। मेरे लिए 2014 के बाद से हिंदुस्तान में हिंदी का कोई ऐसा कवि नहीं है जिसकी कविता ने सांप्रदायिकता से इतनी स्पष्ट भाषा में बात की हो जिस भाषा में रवीश कुमार बात करते हैं। रवीश की भाषा जनता की भाषा है। टीवी की भागती जिंदगी में चाय की टपरी और गांव में सरपंच के सामने खटिया के नीचे बैठ गए दलित को उठाकर खटिया पर बैठाने वाली भाषा है। रवीश के यहाँ भाषा चुप्पी ओढ़े हिंदी के समकालीन कवियों की तरह अपनी वाहवाही के लिए शब्दों को तराशती नहीं है। कविता का काम आवाज देना है, साफ साफ आवाज देना। गोदी मीडिया से बड़ी आवाज क्या होगी? पत्रकारिता के लोकतंत्र के साथ छल के लिए गोदी मीडिया से बड़ी कविता क्या होगी? गोदी मीडिया बीते एक दशक की सबसे अधिक पढ़ी, बोली
और सुनी जाने वाली कविता है। हाँ, इसका श्रेय देते समय हम पत्रकार रवीश को तो याद रखते हैं, लेकिन कवि रवीश कुमार को भूल जाते हैं। इसलिए जब मैं त्रिलोचन की नज़र से देखने की कोशिश करता हूं, तो मुझे अकेले कवि रवीश कुमार ही नजर आते हैं। जनता से बात करते हुए, सरकार से सवाल करते हुए, कबीर दास की तरह अपने दर्शकों के लिए रोज रोशनी की चदरिया बुनते हुए। बागों में बहार है रवीश कुमार की उत्कृष्ट काव्य रचना है। इससे अच्छा गीत, इससे अच्छी कविता खोजना बेहद मुश्किल है। तानाशाही इन कविताओं से तो डर कर ही एक फरमान जारी करती है, एक षड्यंत्र रचा जाता है, और उस षड्यंत्र से एनडीटीवी एक पत्रकार के हाथ से निकलकर एक सेठ के हाथ में चला जाता है। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ उस तरह नहीं सोचते जिस तरह लोकतंत्र को सोचना चाहिए। वह अकादमी की तरह नहीं, भीड़ की तरह सोचते हैं, वरना रवीश कुमार की कविता उनसे कैसे छूटती। गौरी लंकेश को मारी गई गोलियों को गौरी की आत्मा से निकालकर टेलीविजन पर रवीश जिस तरह उनकी गवाही लिखते हैं, कितने पाकिस्तान में कमलेश्वर की दर्ज की गई गवाहियां हमारे सामने आने लगती हैं। 2014 के बाद हिंदी की ऐसी गवाही और किसने दर्ज की है। रवीश कुमार के भोजपुरी से सने लिपटे शब्दों में अपनी मिट्टी के लिए रसूल हमजा तोप के शब्दों जैसी प्यास और मिठास है। नवीन सागर का नाम हिंदी साहित्य की दुनिया में बहुत पीछे छूट गया है, लेकिन रवीश कुमार नवीन सागर की बेचैनियों को हर दिन दर्शकों के दिमाग में निचोड़ते हैं। पाश की बेचैनी, प्रेमचंद के संसार, मंटो के सवाल और ओम प्रकाश वाल्मीकि की यातना को गूंथ कर दुष्यंत कुमार की तरह हर दिन तबीयत से रवीश कुमार सवालों का पत्थर लोकतंत्र के आसमान पर उछाल रहे हैं। स्टीफन स्वाइक की तरह रवीश जब अपने लेख को पूरा करते हैं, तो वह उसे कविता की नज़र से एडिट करते हैं। सवाल का होना और जनता के दिमाग तक पहुंचना, कविता के दोनों नियम रवीश कुमार की वैशाली में बिना थके दौड़ते हैं। दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी के हत्यारे कौन हैं? यह सवाल रवीश की नई कविता में बार बार हमारे सामने आता है। रवीश कुमार के अलावा ऐसा कौन सा कवि है जो इनकी हत्याओं पर सवाल पूछता है? बार बार उस चिंता को हमारे सामने लेकर आता है, पाठकों के सामने लेकर आता है, जो उसके दिमाग को लगातार खोखला करने का काम कर रही है, चुप्पी फैलाने का काम कर रही है। अब भी आप मुझसे तर्क कर सकते हैं, रवीश कुमार कवि नहीं हैं। आप मुझे हरा सकते हैं, लेकिन रवीश की कविता रुकेगी नहीं। आप कह सकते हैं कविता के ग्रामर में, छंद के बारे में, आप कह सकते हैं कविता में वॉरेन हेस्टिंग्स के सांड वाली भाषा होनी चाहिए, लेकिन साहस के बिना भाषा का क्या करेंगे? लेखक साहस की पर्ची जेब में रखकर राम मंदिर की रसीद से अपने कवि होने की प्रामाणिकता प्रकट कर रहे हैं। साहस भारतीय कविता से विलुप्त है। जूलियन असांज की भाषा से नहीं, उसके साहस से दुनिया को शक्ति मिली। कमजोर भाषा चल जाएगी, साहस की कमजोरी हमारे समाज को, देश को खोखला कर देती है, हमारे समय को खोखला कर देती है। इसलिए समय ने महाभारत से आगे बढ़कर कहा, अगर रवीश की संवेदना और साहस कविता नहीं है, तो मैं साहित्य अकादमी की कविता को कविता मानने से इनकार करता हूं। जरा याद कीजिए, 2014 के बाद से हिंदी की कौन सी कविता
हमारे दिमाग को मथने का काम कर रही है। हिंदी की कौन सी रचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस तरह सवाल करती है जैसे हर शाम रवीश की कविता करती है, कवि रवीश कुमार करते हैं। 2014 से हम 2025 में हैं। हिंदी के पास ना तो नरेंद्र दाभोलकर जैसे कोई विचारक हैं, तर्क करने वाले हैं, ना गौरी लंकेश और कलबुर्गी के विचार हैं। क्यों नहीं हैं? इसलिए नहीं हैं क्योंकि हिंदी के लेखकों ने, कवियों ने एक सन्नाटा ओढ़ लिया है। सांप्रदायिकता के भयावह जंगल में कवियों के घोंसले साहस की कमी से सूख गए हैं। गुजरात की हवा ने कवियों के सुंदर और सुविधा के संसार को ड्राइंग रूम में कैद कर दिया है। पत्रकारिता नौकरी में बदल गई। भारत के दो सबसे रईस मिलकर पत्रकारों को 2 वक्त की रोटी और हाथी की खिचड़ी खिला रहे हैं। कविता के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था, लेकिन हमारी हिंदी चूक गई। लड़ने की जगह उसने राग दरबारी चुना। क्रिकेटरों के बच्चे पत्रकारिता की आड़ में नौकरियों का मैसूर पाक बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी वीर गाथा की किताबों में रवीश कुमार के परिचय में सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष को गोलगप्पा बनाकर निगल जाते हैं। समय अपनी नोटबुक में लिखता है, कवि तो वही जिसके शब्द सरकार को चुभें। भारत में जब लेखकों, कवियों और पत्रकारों का साहस मूर्छित अवस्था में है, समय रवीश कुमार के सर्वश्रेष्ठ कवि होने की घोषणा करता है। अपने कवि को सुनिए, कविता की पुकार सुनिए। काश सांप्रदायिकता की सबसे सटीक चेतावनी को भारत के जनतंत्र ने समय रहते चुन लिया होता। बहुत देर से सही, लेकिन हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि और लेखक के साहस की पुकार भारत की मिट्टी तक पहुंच रही है। अंततः जनता को पुरानी कविता से नई कविता की ओर जाते हुए देख रही है। आशा है भारत के कवि मुझे क्षमा कर देंगे। भारत के कवि मुझे क्षमा कर देंगे, उनको यह याद दिलाने के लिए कि कविता का काम क्या है। कविता वही जो सवाल करे, कविता वही जो अक्सर सवाल करे। कविता का काम यही है। कविता का अगर कोई धर्म है तो वो यही है। आज भारत की यह दुर्दशा, सवालों का मर जाना इसीलिए है क्योंकि विवेकों को जागृत करने वाली कविता ने तानाशाही के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। आज का यह वीडियो एक छोटी सी कोशिश थी उन लोगों से आपको मिलवाने की जिनके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के, उनके काम के विविध रूपों को भी आपको जानना और समझना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए, चैनल की मेंबरशिप लीजिए, हमें मजबूत होने में हमारा साथ दीजिए। नमस्कार।